हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है और इसके अंतर्गत हमने अध्याय नंबर 5 शुरू किया था जिसका नाम था न्यायपालिका। ये हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब बारी आती है इस अध्याय के अंत में दिए गए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के दौरान हम लोग दो तरह के प्रश्न करेंगे। एक तो वो प्रश्न जो एनसीईआरटी के आखिरी में क्वेश्चन के रूप में दिए गए, और बाकी वो प्रश्न जो अलग अलग पेजेस पर इसी पार्ट के अंदर कुछ अलग अलग पेजेस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि अपने शिक्षक से चर्चा करें, ऐसा कुछ है, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर पूरी तरह से होने वाला है कंप्लीट। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आपको मिलने वाली है कुछ अच्छी ही इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है। देखो, ये जो आपका सिविक्स है ना, ये नागरिक शास्त्र ने, इसके एनसीईआरटी के जो प्रश्न है वो बड़े ही लंबे लंबे प्रश्न हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। पूरा एक अच्छा सा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से सबसे पहले ध्यान ये रखें, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करो, अगर मान लो भूगोल की बात करें तो वहाँ पर छोटे सिंपल एक लाइन के क्वेश्चन हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को पूरा एक वाक्य की तरफ प्रस्तुत किया गया है, बहुत लंबा 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 बताया गया है। तो जब तक आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ोगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर की ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। तो पहले हमारा काम है प्रश्न को पढ़ना। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि कानून के को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस काम को पूर्ण करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। देखिए, फिर से मैं बोल दूं, कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का मुख्य काम है। कानून की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, दोनों काम उसका न्यायपालिका का है। लेकिन इन दोनों काम को सफल बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। दोस्तों, इसी चैप्टर के दौरान हम लोगों ने कुछ कहानी ऐसी पढ़ी है, जो वाक्य पढ़े हैं उससे समझ में आता है। मैंने आपको एक नेताजी वाला वाक्य सुनाया था ना, कि एक मान लो कोई नेता के पास अगर इतनी पावर हो कि वो जज साहब का ट्रांसफ़र कर सके, जज साहब को हटा सके, तो क्या जज के ऊपर दबाव नहीं बनेगा नेताजी का। और जज क्या दबाव में आकर के नेताजी के खिलाफ फैसला ले सकता है। डेफिनेटली उसका उत्तर होगा कि वो जज जो है नेता के खिलाफ कभी फैसला नहीं लेगा और मजबूरी में फैसला नेता के पक्ष को रहना पड़ेगा। ऐसे में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे में कानून का राज कैसे कायम करोगे, क्योंकि कानून में बोला गया है कि सबके लिए समान है। तो जब कानून सबके लिए समान है तो किसी नेता के ऊपर क्यों लागू नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो कार्यपालिका और विधायिका पर वो अंकुश कैसे लगाएगी। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कैसे कर पाएगी। तो बस यही कारण है कि कार्यपालिका और विधायिका को अपने द्वारा दुरुपयोग करने से रोकने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो न्याय का सिद्धांत लागू होगा। तो यही उसका उत्तर है दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या। पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती, इसके आधार पर ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। विधायिका और कार्यपालिका, अब फिर से दोबारा मैं आपको बता दूं कि विधायिका और कार्यपालिका क्या होता है। न्यायपालिका तो आप समझते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्ट मिलकर बोली जाती है। लेकिन ये कार्यपालिका मतलब होता है जो कानून को लागू करे देश में, और विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण करे। कानून का निर्माण करती है संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कहलाती है विधायिका, ये कहलाती है विधायिका। और वहीं मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी किस में आते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं, क्योंकि ये किसी कार्य को लागू करवाते हैं, किसी कानून को लागू करवाते हैं। अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये इंसानों के हक में है। ऐसे में इंसान चाहे तो दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग है भाई, उसका क्या मन है कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की क्या इच्छा है वो डिपेंड करता है। अच्छी सरकार, बुरी सरकार ये बोलते हैं ना, तो कोई सरकार अच्छी होती है, गुड गवर्नमेंट होती है, तो कुछ बैड भी होती है। तो इसी वजह से ऐसी बैड गवर्नमेंट से बचाने के लिए न्यायपालिका की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संविधान इस बात की गारंटी देता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में वो नेता वाला वाक्य याद करो, तो लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कैसे बचाएगी अगर स्वतंत्र नहीं है तो।
मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये, आप इसको समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कहाँ जा सकता है, अदालत में जा सकता है। तो इसी वजह से अदालतों की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हर एक आम आदमी को न्याय मिलता है। जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए है, यही तो लाइन बोली जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 1 तो हमने कर लिया, बहुत सिंपल सा था, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, बस इतना बताना था। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। दोस्तों अगर आपने अध्याय 1 नहीं पढ़ा है तो अध्याय 1 जरूर पढ़िएगा, वहाँ पर मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित सारी बात बताई है कि मौलिक अधिकारों की सूची दी गई। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग वहाँ पर पूरा वीडियो बना चुके हैं, बस मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा। अध्याय 1 में मौलिक अधिकार की सूची दी गई जो कि 6 प्रकार के हैं, और ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक संविधान के भाग नंबर 3 में लिखे गए हैं। पहला आपका अधिकार क्या बोलता है, पहला अधिकार बोलता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, नंबर 1 मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार बात करता है शोषण के एवं विरुद्ध अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा मौलिक अधिकार बोलता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा जो अंतिम मौलिक अधिकार है वो बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऐसे में 6 मौलिक अधिकार, 6 के 6 फंडामेंटल राइट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो हमने पढ़ लिया, उन्होंने बोला कि आपने पढ़ा है, ठीक है, सूची दी गई, हमको दिमाग में आ गया। आगे उससे फिर पढ़े, हमने बता दिया आपको, फिर पढ़ लिया, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो छठा अधिकार है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार ना, इसको कोरिलेट करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये पूछ रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, न्यायिक समीक्षा। अब मैं यहां पर 2 आर्टिकल को कोरिलेट करूंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद नंबर 32 में, ये आप बखूबी जानते हैं, और नहीं जानते तो अब आपको पता चल गया होगा कि अनुच्छेद नंबर 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। वही न्यायिक समीक्षा का जो बात हो रही है वो आर्टिकल नंबर 13 में बात हो रही है, अनुच्छेद नंबर 13 में, अनुच्छेद नंबर 13। अब ये पूछ क्या रहा है कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हो, जब आपने ये सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़े हैं, मैंने आपको बताया भी, अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया है, न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया था, आर्टिकल 13 भी मैंने बताया था, और आर्टिकल 32 भी वहाँ बताया था। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? क्या ये दोनों अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए, एक जैसे हैं? तो देखो, दोनों को पढ़ लें, समझ लें, तो हम लोग खुद ही हमने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि हाँ यार जुड़ाव तो है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर 13 में लिखा हुआ न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 13 में लिखा हुआ न्यायिक समीक्षा बोलता है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा कोई कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या कटौती करता है, तो न्यायपालिका ऐसे अधिकार को रद्द कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। दिमाग में क्लियर है? आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, शब्द समझना, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो न्यायपालिका में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर वाकई में उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी कानून की वजह से हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर सकता है या संशोधित कर सकता है। अब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई होगी कि यहाँ पर भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है और यहाँ भी रद्द कर सकता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही चेक कर लेता है कि कानून, किसी ने भले याचिका दायर न की हो, कानून को चेक कर लेगा वो कि कानून बना है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मान लो यहाँ से बच गया तो किसी व्यक्ति का उल्लंघन हुआ तो वो यहाँ जा सकता है आर्टिकल 32 में। तो कुल मिलाकर के दोनों के दोनों अधिकार ये बोलते हैं न्यायालय में जाने का अधिकार, और दोनों के दोनों अधिकार कोर्ट से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है दोनों के, उनकी पावर बताते हैं। इसमें ये बात बोला गया है कि आर्टिकल 13 बोलता है कि ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकार को वापस क्रियान्वित करती है और ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। जब लोग जा रहे तब रद्द कर रही है, यहाँ पर खुद ही रद्द कर रही है। तो फाइनली है क्या, दोनों में सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है, लगता नहीं ऐसा ही है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है। बस इनके बारे में कहानी लिखनी थी और कुछ भी नहीं था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आया तो हम लोग शब्दों में चर्चा कर लेते हैं, फिर से समझा दूंगा मैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बोलता है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 बोलता भी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आपको निचली अदालत में जाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कितना अच्छा पावर है। आर्टिकल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करता है आपकी न्यायिक समीक्षा की। यदि न्यायपालिका को लगता है, अब देखो अंतर बस कितना है, यहाँ पर यदि किसी नागरिक को लगता है, यदि किसी नागरिक को लगता है, यहाँ पर नागरिक को लगे तब, और यहाँ पर नागरिक की जरूरत ही नहीं है। यदि न्यायपालिका को लगता है, तो अंतर समझ रहे हो? यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो करता ही है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। संविधान के अनुसार नहीं, इसका मतलब यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो भी संविधान के अनुसार नहीं है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत भी न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। कितना सिमिलैरिटी है, दोनों में कानून को रद्द कर सकता है। अंतर इतना सा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यदि नागरिक को लगता है तो वो न्यायपालिका जा सकता है। आर्टिकल नंबर 13 न्यायिक समीक्षा बोलता है कि नागरिक को लगने की जरूरत ही नहीं, यदि न्यायपालिका को ही लगता है तो वो भी कैंसिल कर देगा। तो कितना अच्छा है, ये उससे एक कदम आगे बस। और वो है कि आप आओगे तो न्याय मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। और ये बोलता है आप आओ कि मत आओ, हम खड़े हैं ना, पहले हम चेक करेंगे। गलती मान लो यहाँ हो गई, चेक भी किया और हो सकता है कि नहीं पकड़ पाए गलती, तो उधर नागरिक है ना, वो आएंगे वापस। इसी वजह से दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब सारे मौलिक अधिकार के शुरुआत में 13 है और अंतिम में 32 है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार के आगे और पीछे दो दीवारें खड़ी है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, उसी के बीच में सारे के 6 के 6 मौलिक अधिकार आ गए हमारे। मतलब 32 तो खुद छठा है, सारे मौलिक अधिकार उसी में आ गए। तो ये दीवारें इतनी मजबूत है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसको बनाया गया, दोनों के बीच में सारे अधिकार डाल दिए। तो कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने एक फोटो दिया गया, फोटो आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर तीसरी व्यवस्था है जो आपकी न्यायपालिका की संरचना को बताता है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है जो राज्य स्तर पर होती है, और उसके नीचे सबसे नीचे निचली अदालत। कहना का मतलब यह है कि अदालतें अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि अदालतों में आप एक बार गए तो दूसरी में जा नहीं सकते। इसमें कहने का मतलब ये है कि संरचना ऐसी बनाई गई है कि अगर आपको यहाँ के फैसले से दिक्कत है तो आप यहाँ जा सकते हैं अपील करके, इसके फैसले से समस्या है तो आप यहाँ जा सकते हैं, जो कि अंतिम होता है। अब आपको इसको देख करके क्वेश्चन जो बनाया गया उसका क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर पे आते हैं। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ सुधा गोयल के मामले से। सुधा गोयल का मामला याद आते से आपके दिमाग में वो कहानी याद आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब पढ़ने का तरीका यही है कि अगर जैसे ही सुधा का नाम लिया और आपके दिमाग में आना चाहिए, कहीं भी सुधा का नाम लिया दिमाग एकदम से चलना चाहिए कि ये 5वें अध्याय की बात चल रही न्यायपालिका की, जहाँ सुधा नाम की एक लड़की को उसके परिवार वालों ने, उसके ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया था। ये कहानी उस सुधा गोयल की है जिसको न्याय अंतिम में सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कार्यवाही तीनों कोर्ट में जाती है। तो ये ऐसा फैसला है जिसमें तीनों कोर्ट में हमको अलग अलग फैसले दिखाई देंगे। क्वेश्चन यही पूछना है सर, और कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीनों स्तरों के न्यायालय को दर्शाया गया है, इधर नीचे मतलब साइड में मान लेते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में नीचे था। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। ये आपको करना है क्लास में, वो आपकी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सुधा के मामले में क्या हुआ। तो मैं आपको पूरी कहानी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही सुधा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जली हुई अवस्था में पाई गई थी, तो उनके पड़ोसियों ने उनको बचा करके जैसे जैसे करके ले जाया गया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक सुधा पड़ोसियों को बहुत कुछ बात बता देती है कि मुझे मिट्टी का तेल डालकर मेरी सास जो है ना, सासू माँ, उन्होंने मिट्टी का तेल डाला और मेरे जो पति है लक्ष्मण कुमार, उन्होंने आग लगा दी।
अब यहाँ पर उनके जवाब में कहीं पर भी सुभाष चंद्र का जिक्र नहीं था, लेकिन उस घर में मौजूद थे सुभाष चंद्र जो उनके जेठ थे, मतलब घर में उनके साथ रहते थे। तो हुआ ये, मामला गया सबसे पहले निचली अदालत में, वहाँ की जिला कोर्ट में मामला जाता है और जिला कोर्ट में गवाहों ने अपनी गवाही दी और गवाहों के आधार पर तीनों को आरोपी बनाया गया। किसको? एक तो सुधा की सासू जी जो है, सासू माँ है जो उसका नाम शकुंतला है, उनको, दूसरा सुधा के पति जो कि लक्ष्मण कुमार है उनको भी, और तीसरे जो उनके जेठ जिनका नाम था सुभाष चंद्र, तीनों को दोषी करार दिया निचली अदालत ने। और निचली अदालत ने तीनों को दोषी करार दे करके उनको सजा दे दी फांसी की। 1980 की बात थी दोस्तों है। तो निचली अदालत क्या बोलती है कि तीनों को फांसी दे दी। अब वो तीनों आरोपियों को लगता है कि यार हमें गलत निर्णय लिया गया, हम इसके हकदार नहीं थे, ये गलत हुआ। उनको लगता है कि यार ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने 1983 में हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट क्या बोलता है, यानी उच्च न्यायालय में अपील कर दिया। उच्च न्यायालय ने क्या बोला? अब उच्च न्यायालय में क्या था कि इन लोगों ने जो ससुराल पक्ष से सुधा को जिनने जलाया, उनके पास हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा हो, या उनने बहुत अच्छा वकील कर लिया, सबूत जुटा लिए जो उनके खिलाफ, जो उनको बचाने वाले थे। उनने बताया कि भाई ये जो है गलती से जल गई थी, हमने नहीं जलाया इसको, स्टोव जला रही थी तो वो स्टोव गिर गया। जो स्टोव केरोसिन से चलता था ना, जो स्टोव पुराने होते थे, वो गिर गया था उसके ऊपर, ऐसा उनका बोलना था। वकील की दलील भी इतनी अच्छी थी, मजबूत थी, विपक्ष वाले भी कमज़ोर पड़ गए। तो ऐसे में उच्च न्यायालय ने बोला कि भाई सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र हम इस बात पर पहुँचे हैं कि सुधा की मौत महज एक दुर्घटना थी और एक दुर्घटना होने की वजह से किसी व्यक्ति को इसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए शकुंतला, लक्ष्मण और सुभाष चंद्र तीनों को बाइज्जत बरी की जाता है, यानी उसके ऊपर कोई केस और कोई चार्जशीट फाइल नहीं की जाएगी। अब वो घर जा सकते हैं। तो देखो, निचली अदालत जहाँ 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुना देती है, वहीं ऊपरी अदालत में जब गए तो उनको क्या मिल गया? अब ये नहीं बोल सकते कि न्याय मिला, तो उनको क्या मिल गया? बरी मिल गई। अब क्या हुआ कि 1985 तक ये मामला आया। जब मामला बढ़ा तब महिला संगठन को लगा, एक लायर्स करके एक ग्रुप था महिला संगठनों का, उनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, अगर इस महिला को हमने न्याय नहीं दिलाया तो ऐसी लाखों महिलाएं हैं इंडिया में जिनके साथ गलत हो रहा होगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हाई कोर्ट के मामले के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था। अब दोबारा से फैसला खोला गया 1985 में और सुप्रीम कोर्ट में फैसला खोला गया और सुप्रीम कोर्ट में टोटल सारे के सारे गवाह और सब कुछ पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज डेफिनेटली ये तो कह सकते हैं कि निचली अदालतों से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं और ज़्यादा उनके पास समझने की क्षमता है और संविधान की व्याख्या भी तो खुद करते हैं। तो उन्होंने फैसला लिया कि देखो, ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है, हत्या का केस है और इस वजह से दहेज प्रताड़ना के दौरान हत्या के केस तो इनके ऊपर बनता है, तो ये तो आपराधिक प्रकरण है। और इसी के तमाम तमाम गवाहों और जो तथ्य जो रखे गए हैं, सबूतों के मद्देनज़र हम लोग इस फैसले पर पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि पहुंचते हैं कि इस वाक़ये में 2 लोग जिम्मेदार हैं, 2 लोग को दोषी करार दिया जाता है। शकुंतला और उसका जो बेटा यानी सुधा का पति जो था, उसका नाम था लक्ष्मण कुमार, दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन चूंकि इस पूरे वाक़ये में कहीं पर भी सुभाष चंद्र के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि वो वहाँ पर मौजूद थे या उनने इनको जलाने में कोई मदद करी हो, तो ऐसे में सुभाष चंद्र को वहाँ से बरी कर दिया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सुभाष चंद्र को भी जुर्माना या कुछ तो सज़ा देनी थी, क्योंकि सुभाष चंद्र अगर उस घर में रह रहा है जहाँ पर किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है, दोस्तों अगर आप किसी घर में हो और आपके सामने किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है, तो ये आप भी उसके उतने ही हकदार हो, क्योंकि आपने रोका क्यों नहीं? एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को समझाया क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र भी दोषी तो था। लेकिन चलो, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की सराहना करते हैं कि उन्होंने दोनों को तो दे दी उम्र कैद और सुभाष चंद्र को दे दिया, बरी कर दिया। तो देखो, तीनों मामले में कितना अलग अलग बयान है। बस आपसे इन तीनों मामलों का डिस्क्रिप्शन भर पूछा है कि इन तीनों मामलों में अलग अलग अदालतों के क्या क्या फैसले थे, तो मान्य किसका होगा? सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सभी अदालतों के लिए सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड सिस्टम जो हमारे देश में न्यायपालिका का है वो कुछ इस तरीके का है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। उत्तर क्या बोलता है? उत्तर बोलता है सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है। अच्छा, मैंने इसको ऊपर से नीचे कर दिया, ऊपर से नीचे का है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वही निर्णय, लक्ष्मण और उसकी मां को, शकुंतला को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे तो उसे दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। आप समझते हैं इसको। उच्च न्यायालय क्या बोलते हैं कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे और लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया गया। तीसरा जो अधीनस्थ न्यायालय है वो क्या बोलती है कि लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र दोषी करार दिए जाते और तीनों को मौत की सजा मिलती है, क्योंकि सारे के सारे सबूत इनके खिलाफ है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार कौन सी न्यायालय सही है, कौन सी गलत है। तो हर जगह, हर न्यायालय में आप एक चीज़ देखते हो, पर्याप्त सबूत। ये देखते हो ना, पर्याप्त सबूत। जब तक न्यायालय को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, न्यायालय फैसला नहीं दे सकती। जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सबूत हमारे पास में है तो उन्होंने फैसला सुनाया। जब हाई कोर्ट को लगा कि पर्याप्त सबूत तीनों के खिलाफ नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। जब जिला कोर्ट को लगा कि पर्याप्त सबूत तीनों के खिलाफ थे तो उन्होंने तीनों को फांसी की सजा सुना दी। तो कुल मिलाकर के हमारी न्यायपालिका का जो आधार है ना दोस्तों, वो सबूत है। और अगर सबूत नहीं जुटा पाए तो आप इनोसेंट होने के बावजूद भी न्याय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए न्याय की पहली शर्त सबूत जुटाओ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो नहीं पता है ना कि सुधा कैसी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को तो नहीं पता ना कि शकुंतला का व्यवहार कैसा था, या लक्ष्मण प्रसाद या सुभाष चंद्र का व्यवहार कैसा था। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल आपके लिए अपरिचित व्यक्ति है, जो आपको जानता भी नहीं है, आपके नेचर को भी नहीं जानता, वो तो बस सबूतों और दलीलों के आधार पर ही सब कुछ फैसला देता है। तो ये कितनी अलग बात है कि अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग फैसला सुनाया गया है। तो इसी प्रश्न का उत्तर ये था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सुधा गोयल के मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उनको ठीक करें। जो आपको 3 वक्तव्य दिख रहे हैं, क, ख और ग, इनको पढ़ना है दोस्तों। और पढ़ के क्या देखना है कि अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, टिक लगा देगा, सही है। गलत है तो उसको सही करना पड़ेगा कि इसके बारे में सही कथन क्या है। तो पहला कथन देख लेते हैं। आरोपी उन मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। तो दोस्तों आप निचली अदालत यानी अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हो, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो ये सटीक है, सही है, तो इसमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन, सही है कि उन पर सही का निशान लगाए यदि वक्तव्य सही है तो, और अगर गलत है तो ठीक कीजिए। तो गलत तो है ही नहीं, सही है तो कोई दिक्कत नहीं, टिक लगा दिया। नेक्स्ट, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में गए क्या? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके जगह मैं काट कर क्या ले सकता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, वे अधीनस्थ न्यायालय या निचली न्यायालय के फैसले के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। तो ये गलत था, तो मैंने इसको ठीक कर दिया। तीसरा है कि अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है। तो दोस्तों ये भी गलत है, इसको सही क्या करना है, सही करके लिखना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी न्यायालय को मानना पड़ता है। इसको सही कर दिया। अब देख लेते हैं हमने जो उत्तर इसका सटीक रखा है, सारी चीज़ें वही की वही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर भी बहुत सटीक बनता है। पहला ऑप्शन हमारा सही था तो सही करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा गलत था, तो उसमें क्या लिखा गया, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि इसकी जगह क्या लिख दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, तो निचली अदालत के खिलाफ उच्च में जा सकते, ये ठीक है, चले गए, क्योंकि उस वाक्य में ऐसा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी न्यायालय है, उसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकते। तो तीसरा वाला भी गलत था। तीसरा का ऑप्शन क्या था, याद करो जरा, रिवाइंड करते रहो चीज़ों को। उसमें क्या लिखा, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ वो दोबारा से निचली अदालत में चले गए, तो वो भी नहीं था। तो सही बिल्कुल यही है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं बोल सकते सुधा के परिवार वाले कि यार निचली अदालत का फैसला सबसे सही था, तीनों को फांसी मिलना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने उम्र कैद दिया तो उम्र कैद रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। ये 1980 की जो व्यवस्था थी, इसका नाम क्या था, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा कि 1980 के दशक में शुरू गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गरीब वर्सेस न्याय, गरीब व्यक्ति के लिए न्याय को पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया एक तो बहुत जटिल थी, और साथ ही साथ न्यायपालिका में जाने के लिए, केस करने के लिए बहुत सारा पैसा और साथ ही साथ कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। ऐसे में गरीब मजदूर के लिए इंसाफ एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया था। 1980 में एक शुरुआत की गई। हमारे देश में बहुत सारे लोग अशिक्षित है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होने के बाद भी वो किसी अदालत में जाते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहा गया कि 1980 में एक मुहिम शुरू की गई जिसका नाम था
PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने यहाँ बताया था कि शायद अमेरिका या किसी देश से उठाई गई थी, तो इसका श्रेय ज़्यादा था PN भगवती साहब को और VR कृष्ण अय्यर जो व्यक्ति थे उन दोनों न्यायाधीशों को जाता था। इन्होंने क्या कहा कि अब कोई भी व्यक्ति या दूसरी संस्था किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ के लिए न्यायालय जा सकती है उसको न्याय दिलाने के लिए जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। मान लो मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मुझे ज्ञान नहीं है कि उल्लंघन हुआ है, लेकिन मेरा कोई दोस्त या कोई ऐसी संस्था जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो जानते हैं कि यार ये बेचारा सीधा आदमी है, इसको पता भी नहीं है कि इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, परेशान हो रहा है और ऐसी जीविका जी रहा है जिसको से बहुत परेशानी हो रही है, इसको न्याय मिलना चाहिए। तो वही सुप्रीम कोर्ट में जा सीधा अपील दायर कर देगा मेरे लिए कि एक ऐसा आदमी मेरे गाँव में जिसके साथ ये हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में अब ये महत्वपूर्ण क्यों है सबको इंसाफ दिलाने के लिए? क्योंकि ये सब लोगों का आदर करती है, सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंसाफ की पहुँच सुनिश्चित करता है PIL। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है कि आप हमारे यहाँ पर सीधे पोस्ट कार्ड लिख के भी भेजोगे ना तो हम लोग उसको केस मान करके सुनवाई कर देंगे। तो कितना अच्छा मामला है। तो 1980 के बाद से हर एक व्यक्ति को न्याय देने जैसी व्यवस्था की गई, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसका उत्तर समझ लेते हैं दोस्तों, उत्तर क्या है, क्वेश्चन का उत्तर भी समझ लेते हैं। जनहित याचिका PIL, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच को स्थापित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। वही बात बोल रहा हूं, मेरे लिए कोई और याचिका दायर कर रहा है, ऐसा कुछ। याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, यहाँ तक कि पोस्ट कार्ड और उसके माध्यम से भी हो सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि ये जनहित याचिका जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, ये इतनी अच्छी है कि इसने सभी लोगों को इंसाफ दिला दिया। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कौन सा अधिकार? आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए इसके बयान से जजों का क्या मतलब था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला देखा तो इस मामले का जजमेंट दिया। मामला क्या था? मामला था बंबई नगर निगम का। बंबई नगर निगम ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और रेलवे पटरियों पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाने संबंधी कानून पास किया था कि वो हटाना, तो उनको हटाया जा रहा था क्योंकि वो गरीब लोग बेचारे कहाँ जाए, शहरों में आकर के आजीविका निर्वाह कर रहे थे। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती बेदखल नहीं कर सकते कहीं से, क्योंकि उनका ये आजीविका का अधिकार है। आर्टिकल 21 का व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए रोजगार तो चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए घर या शेल्टर तो चाहिए। अगर आप फोर्सफुली वही छीन लेंगे तो आदमी जिएगा कैसे? जीने का मतलब केवल ये नहीं कि खाली जिंदा रहना है, वो तो जानवर भी रहते हैं। तो जीने का मतलब केवल जानवरों के समान जिंदा रहना नहीं है, एक अच्छा सम्मानपूर्ण जीवन जीना भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये सारे वाक्य ये सारे के सारे जजमेंट इसमें कहे। कुल मिलाकर के जजों ने बोला कि आजीविका का अधिकार जीवन जीने से संबंधित है और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि सभी लोगों का मौलिक अधिकार। ऐसे आप हटा नहीं सकते। आजीविका का अधिकार जीवन जीने का अधिकार का हिस्सा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसी को पढ़ते हैं। कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा किसी व्यक्ति को किसी और तरीके से किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। क्या बोलता है कानून? यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, किसी को मारता है, किसी को मर्डर कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? उसको फांसी दे सकते हैं। केवल कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन को छीन सकते हैं, उसके अलावा किसी भी तरीके से व्यक्ति के जीवन को नहीं छीन सकते आप। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि आप उनको घर से हटा रहे हो तो उनके जीवन को छीने, मर जाएंगे ना वो, तो कैसे? रोजगार ही नहीं मिलेगा उनको, शहर के बाहर फेंक रहे हो आप, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो जिएंगे कैसे? और बहुत गरीब लोग हैं दोस्तों, इनके पास कुछ भी अलग से रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा किसी और तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। समझ में आया आपको? तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलना चाह रहा है कि जान लेने का अधिकार केवल तब बनता है किसी का जब मृत्युदंड की किसी को सजा दी जा रही है। मतलब न्यायिक प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से व्यक्ति को जान से वंचित नहीं कर सकते।
ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन जीना है तो आजीविका चलानी पड़ेगी। आजीविका मतलब ठेले पे बेच रहा है, पटरियों पर सामान बेच रहा है, जैसे जैसे करके आपने देखा ना, बहुत गरीब लोग बेच रहा है, थोड़े थोड़े सब्जियां फल फ्रूट बेचते हैं, वैसे उनका घर चलता है। अब आप उनसे वो चीज़ भी छीन लोगे तो आपने जीने का अधिकार छीन लिया। एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हो, दूसरा रोजगार छीन रहे हो, तो ये तो डबल मार हो गई ना। ऐसे में उन्होंने बोला कि भाई जीविका तो ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, और किसी व्यक्ति को आप इनडायरेक्टली मार रहे हो, और ये अधिकार आपको कोई देता नहीं, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है कि केवल कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता, बाकी कोई तरीका नहीं है। इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते थे और वे उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही थी। नगर निगम बोल रही थी कि हटाओ वहां से। अगर उन्हें झुग्गी झोपड़ियों या पटरियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी जीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार वे जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि भाई किसी व्यक्ति को आजीविका को बचाने का अधिकार में दिया जाता है। आप कुछ और व्यवस्था करें ना, सरकार को ये आर्टिकल 21 में अगर बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार के ऊपर बैरियर बना गया। अब सरकार को गुस्सा आ रहा होगा बम्बई नगर निगम के कि आप केस तो लगा दिया आपने, अपने अधिकार की तो अपने अधिकार तो लिया ही नहीं, आपका अधिकार तो वंचित हो गया, हमारे लिए नया झंझट पाल के चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऊपर से हमारे ऊपर बैरियर है कि अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को आजीविका देनी पड़ेगी, नहीं तो कम से कम घर तो देना ही पड़ेगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी योजना चला करके सरकार गरीबों के लिए घर मुहैया करा रहे हैं। जो कच्चे मकान में रह रहे हैं उनको पक्का मकान करवा के दे रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ियाँ स्लम्स एरिया जिनने सरकारी ज़मीन पर वो रह रहे हैं, अब उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, उनको वहीं पर घर बना के दे दिया जाएगा, या आसपास कहीं बना के दे दो। सरकार की मजबूरी होगी। तो ऊपर से क्या हुआ, मिला तो कुछ नहीं, ऊपर से और नई सज़ा बढ़ा के आ गए थे कुछ अपना भला करवाने के लिए मुंबई नगर निगम, और ऊपर से दूसरी जो है झंझट लेकर के आगे कि अब तो और परेशानी होगी, अब तो आवाज़ भी देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ना जनता के लिए बहुत सोचती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस हैं उनको पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में कितना अच्छा सोचती है। और कभी कभार सुप्रीम कोर्ट इतने अच्छे फैसले देती है जो जनता के पक्ष में इतने अच्छे होते हैं कि जनता को मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इंसाफ में देरी मतलब अगर न्याय में देरी अन्याय है, ऐसा कह सकते हैं। अगर इंसाफ में देरी हो रही, सोच लो कोई केस ऐसा चल रहा है जिसको 20-20, 25-25 साल हो गए और न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या न्याय के लिए इतना वेट कर रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं कि ये तो न्याय का कत्ल हो रहा है, इस देश में न्याय मिल ही नहीं रहा है। और कहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं मिल रहा है। दोस्तों एक कहानी हाशिमपुरा की है जहाँ पर कुछ मुस्लिम लोगों को मार दिया जाता है और कुछ आर्म फोर्सेस जो होती है, कुकुछ लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व थे, जिनके पास हथियारबंद लोग थे। एक संस्था जिसका नाम मैं बताऊंगा आपको, उन लोगों ने क्या किया, 43 मुसलमानों को मार दिया था। कब की बात है दोस्तों, इसको कितने साल हो गए सोचो आप। ये बात हो रही थी 1987 की, 22 मई 1987 की। इसी वजह से ये इंसाफ वाली बात कही गई है। क्यों कही गई? क्योंकि इतना देर हो गया था। वाकई ये पूछना वही चाह रहा है, इस विषय में एक कहानी बताइए। कहानी वही है, हाशिमपुरा हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट था। उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम हाशिमपुरा है। वहाँ पर पीएससी की हिरासत में थे। पीएससी का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी बताया जाता है, इसका फुल फॉर्म भी हमने मेंशन किया है। पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरिटी। प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरिटी जो है ना, ये एक पुलिस की एक संस्था है, शाखा है, जिनके हिरासत में लोगों को हिरासत में लिया गया किसी वजह से, दंगा फसाद या जो भी हुआ होगा उस समय हाशिमपुरा में, जो भी हुआ होगा दंगे को लेकर के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में 22 मई 1987 को 43 मुसलमानों की हत्या कर दी, एनकाउंटर कर दिया, ऐसा कुछ कि बोल दिया कि भाग रहे थे, हमला कर रहे थे, जो भी। कई बार पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते, फेक इनकाउंटर वगैरह कुछ हुआ था। उनके परिवार वाले पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 20 साल हो गए इस बात को, परिवार वाले लगातार 20 साल से इस बात को देख रहे हैं कि क्या होगा, हर बार सोच रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट में मामला चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश के किसी कोर्ट में मामला चल रहा है। इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण 2002 में, सितंबर 2002 में दोस्तों, आर्टिकल 32 में एक बड़ा अच्छा एक दिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरण। सेर्टियोरेरी नाम का एक रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकती है। रिट में क्या जारी कर सकती है? अगर उसको लगता है कि किसी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है,
तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की उस मामले को अपने पास बुला सकती है। तो 1987 में मामला आया था और 1987 से लगातार वो लोग मुस्लिम परिवार जो है बेचारे वो मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को मार दिया गया, न्याय दो। हमें न्याय इसलिए चाहिए क्योंकि जब हत्या कर दी गई तो लोगों को अभी तक ये लगता है कि वही दंगा फसाद वाले थे, वो लोग क्रिमिनल थे। हमें बस ये चाहिए कि उन लोगों को दाग हट जाए ताकि हम शांति से जी पाए। हमारे परिवार पीढ़ियाँ ये क्या सोचेगी कि भाई हमारे जो लोग मरे वो क्या क्रिमिनल थे? वो क्रिमिनल नहीं, वो इनोसेंट थे, उनको मारा गया ज़बरदस्ती, ऐसा वो चाहते थे। तो 2002 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला अपने पास उत्तर प्रदेश से बुला लिया दिल्ली में, और दिल्ली में इस मामले की सुनवाई की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबूत अभी भी नहीं थे क्योंकि बात पुलिस प्रशासन की आ गई थी। तो हो सकता है मुकदमा अभी भी चल रहा है, अभी भी मुकदमा चल रहा है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी पीएसी के 19 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज है। 19 लोग थे वो आम वाले जिनके पास हथियार थे, जिन्होंने इनको मार दिया था। आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा, अभी भी चल रहा है। हो सकता है कोई इनको बचा रहा होगा। इस मुकदमे में 2007 तक केवल अभी तक 3 गवाहों के बयान दर्ज किए, उसके बाद कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। 2007 का प्रोग्रेस ही नहीं, 1987 से कोई परिवार लगातार इस बात की। अब ऐसे में क्या होगा, हम जब न्याय को लेकर के विश्वास जताते हैं ना कि हमारी न्यायपालिका इतनी अच्छी है कि हमको विश्वास है कि न्याय मिलेगा, ऐसे में परिवार ने आस छोड़ दी। और इस परिवार के साथ लाखों, हजारों लाखों परिवार भी इस बात को आस छोड़ सकते हैं कि जब हमारे न्यायालय में इतने लंबे मामले चल रहे हैं तो क्या ही न्याय मिलेगा, क्या न्याय की गुहार लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में न्यायपालिका के बारे में सबसे नेगेटिव चीज़ है ये न्यायपालिका का लंबा समय। ये आशा, कब तक आप न्याय के लिए आशा रखोगे? एक दिन ऐसा होगा कि निराशा आकर हाथ थक हार करके सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी वजह से हमारे न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा गलत बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा देरी में भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा देरी हो जाती है। तो न्यायपालिका को करना चाहिए। अब न्यायपालिका की इसमें गलती कुछ भी नहीं है। गलती न्यायपालिका गलती कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की गलती करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास सबूत ही पुख्ता नहीं थे। सबूत आप पेश करोगे तब तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय उसको लंबे चला रहा है, इस वजह से उसको ख़त्म नहीं कर रहा है कि नहीं यार हमें लगता है कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है पेश करो। पेश ही नहीं कर पा रहे। अभी तक 3 ही गवाह आए थे, उनको भी देखकर लगता है, गवाह भी बार बार अपना फैसला बदलता है ना, तो कोर्ट को भी लगता है कि यार कुछ तो गलत चल रहा है। तो जब तक कोई सटीक सबूत नहीं आ जाता तब तक फैसला चलता रहेगा। तो देखो 1987 से वो लोग चले गए, ख़त्म हो गए, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चे कितने बड़े हो गए, कितना साल हो गया उस बात को। अब आज तक इतना साल हो गए, 20 साल हो गए, तो कैसे वो बच्चे, उनके मन में क्या रहेगा कि इस देश के प्रति, न्यायपालिका के प्रति थोड़ा सा क्रोध तो उत्पन्न होगा क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के प्रति भी क्रोध उत्पन्न होगा क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक तबका, फिर यह बात धार्मिक हो जाती है कि इसकी जगह हिंदू होते तो जल्दी मिल जाता, मुस्लिम है इस वजह से नहीं मिल रहा है, फिर थोड़ा सा कम्युनल वाला फैसला होना शुरू हो जाता है। तो इस बात की ओर न बढ़े, उससे अच्छा है कि जल्दी से इस मामले का मुकदमा जारी हो। इसी वजह से कहा गया है कि इंसाफ में देरी मतलब इंसाफ का कत्ल। अब आप समझ गए होंगे। हाशिमपुरा के मामले को आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगले पन्ने पर शब्द संकल्प में दिए गए प्रत्येक शब्दों को वाक्य बनाइए। कुछ शब्द आपके इसमें एनसीईआरटी में दिए गए जिन पर एक वाक्य बनाना है। शब्दों को एक एक करके समझते हैं। जैसे एक शब्द दिए गए, टोटल ये 4 शब्द हैं। नंबर पहला है बरी करना। बरी करना का मतलब क्या होता है? इनका मतलब समझना। बरी करना मतलब आज़ाद कर देना। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिलता ना जब अदालत में, तो अदालत क्या करती है कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से आपको अदालत बाइज्जत बरी करती है और आप पर लगाए गए सारे इल्जाम अदालत वापस लेती है। जितनी भी एफआईआर वगैरह सब दर्ज की है वो सब कैंसिल हो जाएगी। अब समझ में आया क्या है? तो बरी का मतलब ना, सर्वोच्च न्यायालय में सुधा गोयल के इस मामले में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये सेंटेंस बन गया। सेंटेंस आपको इसी में से बनाना है। तो हमने सुधा का मामला पढ़ा था ना, वहाँ पर क्या था कि सुभाष चंद्र को उन्होंने बरी कर दिया था क्योंकि सबूत नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है अपील करना। अपील करना क्या होता है? जब आरोपियों को लगता है कि कोई फैसला, निचली अदालत में कोई फैसला ऐसा दिया गया जिससे वो सहमत नहीं है, तो वो न्याय के गुहार लगा सकते हैं ऊपरी न्यायालय में। किसके द्वारा? अपील के द्वारा जा सकते हैं। तो आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कौन से आरोपियों ने? ये बात सुधा गोयल के आरोपियों की बात कर रहा है। शकुंतला, लक्ष्मण कुमार और सुभाष चंद्र की बात कर रहा है, जिसने उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में फांसी दी थी ना, तो वो उच्च न्यायालय में गए थे तो अपील दायर की। मुआवजा, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। ये केस वहाँ बनता है जब हमने एक केस पढ़ा था ना, जो
हकीम शेख का केस था जो पश्चिम बंगाल का था, उसको 9 अस्पतालों में भर्ती नहीं करवाया गया था, जब जाकर उसने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था और केस किया गया था। पश्चिम बंग खेत समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 1996 में केस किया था। याद करो जरा उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसमें कोर्ट ये फैसला देता है। कोर्ट का फैसला क्या होता है? कोर्ट का फैसला होता है कि सरकार उस व्यक्ति को उचित मुआवजा प्रोवाइड कराए, तो उचित मुआवजा दिया जाता है, दे सकती है। बेदखल का मतलब क्या होता है? बेदखल का मतलब होता है वहाँ से भगाना, हटा देना। ये मामला ओल्गा टेलिस से जुड़ा हुआ है। बेदखल शब्द आप वहाँ से जोड़ सकते हो कि बम्बई नगर निगम वाले जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, पटरियों पर रहने वाले लोगों को उनकी जगह से बेदखल कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अदालत ने वहाँ से बेदखल कर दिया। अदालत कभी कभार अदालत भी कर सकती, हुआ था, मामला भी हुआ है। तो कैसे हम लोगों ने शब्दों को समझ के उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सेंटेंस बना लिए। बहुत सिंपल था ये दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचता है, एक शब्द बनता है लास्ट वाला, उसका नाम है उल्लंघन। उल्लंघन क्या होता है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकते हैं। तो उल्लंघन का मतलब होता है मौलिक अधिकार के साथ गलत होना, मतलब हमारे मौलिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल उल्लंघन होना मतलब किसी प्रकार का रोक लगाना। मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे घूमने फिरने का अधिकार है और मुझे घूमने फिरने नहीं दिया जाए, बाकी सब घूम रहे, मुझे बोल दिया कि नहीं आप ताजमहल नहीं दे सकते, आपको नहीं देखने जाएगा, या आप जो भी है बिना कारण बताए, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है ना, पब्लिक प्लेसेस पर घूमना। तो ऐसे में ये मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं अदालत में जा सकता हूँ अपने अधिकार को वापस लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यह पोस्टर, पहले पोस्टर देखते, पोस्टर क्या है। ये पोस्टर आपको दिख रहा है, ये पोस्टर है, इसका जो टाइटल रखा है भूख से मौत, जिम्मेदार कौन। अगर किसी व्यक्ति की देश में भूख से मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है? क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? तो दोस्तों जब हम लोग सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, जब सरकार को हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, किसान सरकार को गेहूं बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, तो किसान सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए ना कि देश में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था है तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक नारा दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार बोलती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और दूसरी तरफ हमने अभी अध्याय में पढ़ा था ना कि एक तरफ गोदाम भरे पड़े हैं सरकारी और चूहे खा रहे हैं। तो इस पर एक नारा लगाया गया था। नारा क्या था? भूखे पेट भरे गोदाम, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कैंपेन चलाया गया, इसका नाम था राइट टू फूड कैंपेन। राइट टू फूड कैंपेन के अंदर इन्होंने क्या बोला कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बस यही वर्ड उठाना है। यहाँ क्या था? पोस्टर भोजन के अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया था। एक अभियान चलाया गया था भोजन का अधिकार, उन्होंने पोस्टर बनाया था। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाई है। सरकार के क्या दायित्व हो सकते हैं उसकी सूची बनानी है। इस पोस्टर में कहा गया कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये एक यहाँ पर नारा लगाया गया था। इस वक्तव्य को पाठ्यक्रम के पृष्ठ 61, हालांकि 65 पे है आपके इसमें, पर भोजन के अधिकार के बारे में चित्र के रूप में बताया गया। तो अब आपको समझना है कि थोड़ा सा निबंध लिखा के दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए, तो जो चित्र है उसमें क्या सरकार की ड्यूटियां हैं उसकी सूची बनानी है। तो सरकार की ड्यूटी क्या है? देखिए दोस्तों, ये इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है, हालांकि उच्चतम न्यायालय का फैसला भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? कि प्रत्येक इंसान को रोटी मिले। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक इंसान को रोटी मिले, कोई भी इस देश में भूखा नहीं सोएगा, ये सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ भूखे की मार सबसे ज़्यादा झेलने वाले बेसहारा लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि ये सब डिपेंडेंट लोग हैं। तुमने बोला जो लोग डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं, उन पर विशेष ध्यान दे सरकार। उसमें विधवा भी आ जाती है दोस्तों, जिनको दूसरे लोग, जिनके जो किसी न किसी पर डिपेंडेंट है, अब उनको कौन खाना देगा? साथ ही साथ कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। कुपोषण के कारण और भूख के कारण किसी मृत्यु नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मृत्यु होती तो सरकार जिम्मेदार होगी, ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है। और इसीलिए उन्होंने बोला भूख से मौत, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार के दायित्व की सूची बनानी है। ये जो मैंने अभी दायित्व बोले ना कि कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, भूख से किसी की मौत नहीं होगी, सरकार विशेषकर उन बेसहारा लोगों, गरीबों, विधवा को और महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों का ध्यान रखेगी। साथ ही साथ कुपोषण से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। बस एक कर्तव्यों की सूची आपसे पूछ रहा है।
तो सरकार के दायित्व क्या क्या होंगे? नंबर 1, प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना सरकार को कराना पड़ता है, इसलिए सरकार 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल देती है। सरकार कैंटीन बना बना करके कम रुपए में भोजन देती है, जैसे तमिलनाडु ने दिया, जैसे कर्नाटक ने दिया, मध्य प्रदेश ने दिया। यह सुनिश्चित करेगी सरकार कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा ना सोए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, सरकार के साथ साथ जो लोग हैं ना, दूसरे लोग ये भी हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, बहुत सारे। एक हमारे देश में बहुत अच्छा ग्रुप चलता है, बहुत बड़े बड़े शहरों में चलता है कि अक्सर शादियों के माहौल में क्या होता है, शादी पार्टी में बहुत सारा खाना बच जाता है दोस्तों, वो खाना वेस्ट ही चला जाता है। अगर वो खाना खराब होने से पहले ही गरीबों तक पहुंचा दिया जाए तो वो एक संस्था है, वो क्या करती है, वो ये करती है कि सबसे पहले जाती है उन जितने भी शादी वगैरह हो रहे थे उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे बात कर लेती है कि सर हम उस संस्था से हम लोग बहुत अच्छा एक काम करें, एनजीओ है हमारा, आपकी शादी के बाद जो भी मटेरियल बचता है हम चाहते हैं कि वो गरीबों तक उनको हम लोग पहुंचा दें। अगर आप इसमें सहायता देंगे तो आपको भी काफ़ी मतलब अच्छा फीलिंग आएगा, आपको खुशी मिलेगी कि आपकी वजह से गरीबों का पेट भर रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए एग्री कर जाते हैं, बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्री करते हैं। ऐसे में क्या है, तो सरकार का काम एनजीओ कर रहा है, कुल मिलाकर के सरकार को भी ये काम करना चाहिए और ये रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, देखिए दोस्तों हमारे देश में ये तो जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग अपने पेट की जो कैपेसिटी खाने की उससे ज़्यादा भोजन लेके थाली में बैठ जाते हैं और फिर बहुत सारा जो है ऐसे ही जूठन धो करके निकल जाते हैं, और वो खाना हो सकता है किसी बच्चे का पेट भर सकता था। दोस्तों आपको पता है जर्मनी नाम का एक देश है जहाँ पर एक रूल बनाया गया है कुछ होटलों में कि अगर आप अपने भोजन को पूरा कंप्लीट नहीं करते, अगर आप जितना भोजन ले रहे हो कंप्लीट नहीं करते हो, तो एक तो ये कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाएगा, दूसरा है या तो आप उसको पैक करा कर घर ले जा सकते हो, अच्छा है, लेकिन अगर आप जूठन धोते और पाया गया तो आपके ऊपर वो कुछ जुर्माना लगा करके, वो होटल का नियम है। तो दोस्तों कितना अच्छा काम है, आप उतना ही लेना जितना आप खा सकते हो। अगर देश के भी सभी होटलों के ऊपर ऐसा मुहिम छेड़ दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे गरीब लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन बात यह सरकार के दायित्व की आ रही है, भूखे की मार सबसे ज़्यादा झेलने वाले लोग कौन से होते हैं? बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग और विधवा आदि पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इन लोगों पर सरकार विशेष ध्यान दे, ये उनका दायित्व है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण और भूख से किसी की मृत्यु ना हो। तो सबसे पहले तो हमने कि सरकार का दायित्व देख लिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सरकार का दायित्व क्या है, और आगे क्या पूछ रहा है कि आगे का ये क्यों हो रहा है। अब एक तो सरकार, इस पोस्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है? पोस्टर से हमको समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो लोग भूखे से मर रहे हैं, ये भूख से मर रहे कहाँ, हमने पढ़ा था ना 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि सरकारी गोदाम अनाज के भरे पड़े हुए। और ऐसी स्थिति में देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने नामक संस्थान ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल की थी कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो गलत था कि भाई एक तरफ तो राजस्थान और उड़ीसा में भारी मार पड़ रही है अनाज की, और वहीं दूसरी ओर सरकारी गोदाम भरे हुए, चूहे काट रहे, उसको खत्म हो रहा है, चूहे को बलि चढ़ रहे हैं। तो याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अंतर्गत भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल है। तो भोजन का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है कहा गया। इसी वजह से ये पोस्टर का बड़ा मीनिंग निकलता है दोस्तों, और इसी वजह से सरकार जो गोदाम भरे होते हैं उनका जो माल है वो रिलीज करती है गरीब लोगों के लिए, ठीक है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित करती है। अब देखिए ये यहीं तक खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना राज्यों को, तो उनने राज्य ने बोला कि भाई हमारे पास में ये संसाधन नहीं है। तभी उस पीपल्स फॉर वो लिबर्टीज जो संगठन था उसने क्या किया, उसने सारे डेटा भी सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दिए, सबूत पेश कर दिए, फोटो वगैरह पेश कर दिए। देखो ये गोदाम भरे पड़े, इतने मेट्रिक टन गेहूं इनके पास में, और देखो ये चूहे खा रहे, बर्बाद हो रहा है। और एक तरफ किसान गरीब, जो गरीब लोग हैं गांव के, वो लोग राजस्थान उड़ीसा में लोग भूखे की मार से तरस रहे, खाना नहीं मिल पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो सर ये कैसे चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो क्या दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्य के पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करो, राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराओ सभी लोगों को। ये 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, वही अंत्योदय योजना की बात कर रहा हूँ। बच्चों के स्कूल में दोपहर का भोजन भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये जो भूखे की मार है इससे सबको निजात मिल जाए। समझ में आया दोस्तों कितना अच्छा है कार्यक्रम चलाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।
क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर 56 में मिलेगा, 56 पेज नंबर पे देखोगे तो आपको प्रश्न मिलेगा। इसमें लिखा हुआ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है, अगर नहीं तो क्यों? अब ये कहाँ से उठाया गया? ये उठाया गया सबसे पहला वाला वाकया जहाँ पर नेताजी वाली बात कर रही है कि अगर मान लो इस तरह की न्यायिक व्यवस्था, किस तरह की न्यायिक व्यवस्था, फिर से दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था किस तरह की, जहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अगर जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, नेताओं के कब्जे में है, तो इस तरह की न्यायपालिका में क्या आम नागरिक कभी भी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो न्यायपालिका के जजों को कोई भी हटा सकता है, तबादला कर सकता है, नेताजी कर सकते हैं। ऐसे में जो नेता लोग होते हैं, ये न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं, न्यायाधीश, उन पर दबाव डाल सकते हैं और दबाव डालने की वजह से मजबूरन न्यायपालिका के सदस्यों को यानी जज साहब को उस नेता के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में कभी भी एक आम आदमी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इसी वजह से स्वतंत्र न्यायपालिका बनाना ज़रूरी है, तभी वो मुकदमा जीत पाएगा। वो ऐसा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमको ऐसा लगता है कि अगर स्वतंत्र नहीं है तो मुकदमा कभी नहीं जीत पाएगा। इस तरह की न्याय व्यवस्था जहाँ किसी न्यायाधीश को उससे पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं, वहाँ आम आदमी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता, क्योंकि इस स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते और वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाएगा। क्यों? क्योंकि नेता का दबाव है। बात समझ में आ गई? उस वाकये से प्रश्न बनाया गया है जो हमने क्लास के दौरान सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 57 में मिल जाएगा, 57 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। ये क्या बोलता है, इसको पढ़ते हैं। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। 2 वजह बतानी है। तो एक वजह तो ये है कि जो देश में कानून बना रही है उसका नाम है विधायिका, और जो देश में कानून लागू कर रही है उसका नाम है कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकने के लिए, उनके द्वारा किए गए दुरुपयोग से बचाने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो इन दोनों संस्थाओं पर लगाम लगाएगी। इसलिए एक बात तो ये तय है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होना चाहिए। दूसरा है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, इन दोनों चीज़ के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर न्यायपालिका ही अगर दबाव में काम करेगी तो लोगों को मौलिक अधिकारों से कैसे गारंटी मिल पाएगी? क्योंकि संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार वापस से मुहैया कराता है, आपको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी लेता है। तो 2 पॉइंट लिख दिए, काफ़ी है, दोनों के दोनों समझते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। पहला तो ये। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका ये 2 काम करेगी, मौलिक अधिकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर अंकुश लगाना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 59 पे। पेज नंबर 59 पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्य लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। ये उपरोक्त मामला कौन सा है? ये पेज नंबर 59 आप देखोगे तो वहाँ पर ये मामला जो है सुधा वाला मामला है। सुधा को जला दिया जाता है उनके परिजनों के, उनके ससुराल पक्ष की तरह। अब उसमें एक वाक्य आता है कि जब उच्चतम निचली अदालत में सुधा के जो ससुराल पक्ष के 3 लोगों को फांसी दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपील के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो अपील के बारे में पूछ रहा है कि अपील की व्यवस्था के बारे में क्या है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत के फैसले से वो सहमत नहीं है, तो वह व्यक्ति ऊपरी अदालत में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जा सकता है। यही तो लिखना है। और ऐसे में अगर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के फैसले से भी सहमत नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील के माध्यम से जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मामला जो फैसला होगा वो सब पर लागू होगा, वो सब पर सर्वमान्य होता है। तो अपील के मामले में यही कुछ चीज़ है जो समझना है। अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपरी अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। यही अपील व्यवस्था है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थान को भरिए। अपनी शिक्षिका
इसकी जगह मैं शिक्षक कर देता हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। अपने शिक्षक के सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थान को भरिए। क्या खाली स्थान, क्या तालिका है, इसमें एग्जाम्पल भर लिखना है। एग्जाम्पल लिखना है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई ऐसा विवाद चल रहा है तो उसकी हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। कोई विवाद है, चल रहा है तो बता सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो दोस्तों अभी एक बड़ा अच्छा विवाद चल रहा था। एक डैम है हमारे इंडिया में जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नाम का एक बांध बड़ा बना गया, इंडिया का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध को लेकर गुजरात राज्य जो है ना आपका, गुजरात और केंद्र सरकार दोनों में बड़ी लड़ाई चल रही थी इसको लेकर, गुजरात वर्सेस केंद्र सरकार। तो ये एक मामला है जो केंद्र और राज्य के बीच विवाद का मामला है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो बताइए। तो दो राज्यों के बीच पानी का विवाद तो बहुत सारे राज्यों के बीच में है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कर्नाटक और तमिलनाडु में के बीच, कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर के विवाद है। तमिलनाडु, इन दोनों के बीच विवाद है किस नदी को लेकर के, कावेरी नदी के पानी को लेकर के विवाद, जो बहुत बड़ा विवाद है दोस्तों। तो कावेरी नदी को लेकर विवाद है और सालों से चल रहा है। या ऐसा लिख सकते हैं एक विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में भी चल रहा है। पंजाब और हरियाणा दो राज्यों के बीच में भी पानी को लेकर विवाद चल रहा है। या तो आप तमिलनाडु कर्नाटक लिख दो या पंजाब और हरियाणा का पानी का विवाद लिख दो, उनके बीच में भी चलता रहता है। दो नागरिकों के बीच की विवाद की बात, दो नागरिकों के बीच विवाद कुछ भी हो सकता है। दो नागरिकों के बीच विवाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती, आपका पड़ोसी जमीन छीन लेता है तो जमीन पे कब्जा की कहानी लिख दो बस, जमीन कब्जा, जमीन पर कब्जा, ठीक है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो नागरिकों की बात हो रही ना, तो मकान मालिक किराएदार का भी लिख सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो वो दो नागरिकों का हो गया, तो नागरिक नागरिक विवाद हो गया। नेक्स्ट है ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ऐसा कोई कानून जो संविधान का उल्लंघन करते, ऐसा उदाहरण देना है। तो ऐसा कानून भी हमने सजाया है दोस्तों। ये तीन समझ में आ गए। इस चौथे पे भी मैं आ रहा हूँ, पहले हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या रखा है। हमने रखा है कि सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद है, वो तो ठीक था। पंजाब हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद है, यहाँ पर मैं तमिलनाडु और कर्नाटक भी कर सकता हूँ। पड़ोसी आपकी भूमि पर जबरदस्ती खर्चा करा दे तो ये जबरदस्ती कब्जा करा दे तो ये भी हो सकता है। और चौथा जो दोस्तों क्या बोल रहा था कि ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान का उल्लंघन करते मतलब मान लो अगर कोई अस्पताल आपको घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार कर दे, जैसे कि हकीम शेख के साथ हुआ था बंगाल में, तो अगर वो कर रहे थे वो संविधान का उल्लंघन है, तो फिर उन सभी अस्पतालों के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई थी। मतलब उनको बोला गया था कि आदेश दिए गए थे कि आप सरकार मुआवजा दे, क्योंकि सरकारी थे, और साथ ही साथ प्राथमिक वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाए। सरकार पर बहुत सारा भारी भरकम गाज गिरी थी उस समय। एक छोटे से केस ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 60 का है। ये दीवानी और फौजदारी मामलों से संबंधित कुछ प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है कि फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर तालिका भरें। अब हमको देखना क्या है, ये उल्लंघन का विवरण पढ़ना है और बताना है कि कौन से कानून के तहत उल्लंघन है। क्या ये फौजदारी कानून का उल्लंघन है या फिर ये दीवानी कानून का उल्लंघन है। तो इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, हमने पूरा पढ़ा है दोस्तों। अब आप यहाँ पर बात आ गई प्रैक्टिकल की कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करें। लड़कियों को छेड़ना दोस्तों अपराध है, ये सिविल मामला नहीं है। लड़कियों को छेड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं आप पुलिस में जाकर के। इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये कौन सा मामला है, ये मामला आपका हो गया फौजदारी वाला मामला। तो पहला मामला तो हो गया फौजदारी वाला, ठीक है। फौजदारी मामले में होता क्या है, आपको क्या करनी पड़ेगी, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी और यहाँ पर किस चीज़ का प्रावधान है, सजा प्लस यहाँ पर सजा के साथ साथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, वो जुर्माना का प्रावधान है, तो जुर्माना या सजा दे सकते हैं। तो उन लड़कों को सजा मिलेगी या जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करता है। तो किराएदार और मकान का मुकदमा जो है वो दीवानी अदालत में जाता है। तो ये कौन सा मामला हो गया, ये दीवानी मामला हो गया। पहली बात तो दीवानी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो क्या कर सकता है किराएदार, क्या कर सकता है किराएदार अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। मुकदमा
दायर कर सकता है। तो किराएदार मुकदमा दायर करेगा, फिर उस मुकदमे की सुनवाई करेगी कौन? अदालत। और अदालत चाहे तो उस व्यक्ति को या तो मकान खाली कराएगी, जो भी होगा उसका फैसला सुनाएगी, राहत देगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर राहत दी जाती है, यहाँ पर सजा दी जाती है एफआईआर के बाद। तो यही मामला था इन दोनों का। एक बार इसका उत्तर सटीक देख लेते हैं। पहला मामला फौजदारी था, लड़कियों को छेड़ने का, तो फौजदारी कानून हो गया, उसका उल्लंघन है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है और पुलिस जांच करती है, और क्या होती है? अदालत में फैसला होता है और अदालत क्या देती है? सजा दे देती है उनको। ठीक है। नेक्स्ट दीवानी कानून की बात करें तो दूसरा था ना मकान मालिक और किराएदार का, तो वो दीवानी मामला था। उसमें क्या होगा? प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, मुकदमा चलाया जाता है और अदालत राहत की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर केस फाइल होगा तो यहाँ पर सजा मिलेगी, यहाँ पर राहत की व्यवस्था कर सकता है। तो दीवानी और फौजदारी में बस इतना सा अंतर है। अगर आपने क्राइम किया है तो सजा मिलेगी, और क्राइम नहीं किया है तो सजा में नहीं मिलेगी। आपने दीवानी कानून में है तो राहत या कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे आपको सामने वालों को मुआवजे के तौर पर। तो दोस्तों इस तरह से हमारे खत्म होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सभी प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि magnetbrains.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये वीडियो सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और खास बात तो है कि यहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको हर एक वीडियो का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं मांगता, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और वीडियो सीक्वेंस में हमने एक भी वीडियो मिस नहीं किया है, सारे वीडियो हमने बनाए हैं। तो आपको जाना का है सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना है। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जैसे ही आप जाओगे आपको चेक क्या करना, आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपने क्लास 8 को सिलेक्ट कर लिया। क्लास 8 को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्लास 8 के सारे टीचर के डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, जहां पर आपको तय करना है कि सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है, मान लो इसको देखना है, तो आप वॉच नाउ पर जा सकते हैं। जैसे आप वॉच नाउ पर जाओगे, सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है, जो उन्होंने जो भी चीज़ आपको पढ़ाई है, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ नीचे। वॉच, चैप्टर, वॉइस, वीडियो, चैप्टर के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपने किसी चैप्टर पर क्लिक किया, सीधा वीडियो चालू हो जाएगा, कोई झंझट नहीं, सीधा वीडियो चालू हो गया। आप अपना वीडियो देखें और नोट्स भी बनाए साथ साथ, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है और आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारा विश्वास ये है कि बस हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, क्वालिटी देते हैं, ताकि आपको घर बैठे सारी चीज़ें वहीं मिल जाए और आप अपने अच्छे भविष्य की कामना कर सके, मतलब अच्छे भविष्य को तय कर सके। हम ऐसी कामना करते हैं। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी